बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी ज़्यादा इलास्टिक है उसका पता तब चलता है जब उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आता है। अब अगर बेटा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ पर सप्लाई में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया तो हम बोलेंगे सप्लाई इन इलास्टिक है, ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया, मान लो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का चेंज आया, बट उसी प्रोडक्ट की सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, चाहे बड़ी हो या कम हुई हो, प्राइस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है ना बेटा। किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये से बढ़ा और उसी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो 500 या 600 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई, तो हम बोलेंगे सप्लाई इलास्टिक है, मतलब सप्लाई ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया। मान लो किसी चीज़ का प्राइस चेंज हुआ, उसकी सप्लाई चेंज ही नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी अब भी है, प्राइस से फ़र्क ही नहीं पड़ा, चाहे प्राइस इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, बट सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोलेंगे सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया सप्लाई ने। और बेटा अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई अपने आप ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गई, तो हम बोलेंगे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। बेटा अगर 20% से प्राइस बढ़ने की वजह से 20% से सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक है, जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज सप्लाई में। जिस रेट से प्राइस बढ़ा उसी रेट से सप्लाई भी इंक्रीज हुई। बेटा ध्यान रखना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस का सप्लाई के साथ। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। करेक्ट बेटा। नाउ how can we define elasticity of supply? So how can we define elasticity of supply? So it refers to degree of responsiveness कि सप्लाई ने कितना रिस्पॉन्ड किया, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू change in any factor affecting supply of that commodity। तो बेटा अगर किसी कमोडिटी के किसी फैक्टर में चेंज आ रहा है, जैसे कि प्राइस में चेंज आया या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड में चेंज आया या टैक्स में चेंज आया, तो उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया, तो वो जो परसेंटेज चेंज होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ना एक कैपिटल ई ऐसे लिखा जाता है, और ई जहाँ खत्म हो रहा है उसके आगे नीचे कैसे एस बना दिया, दिस इज द सिंबल टू डिनोट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसका तरीका है लिखने का। फिर बेटा एक चीज़ होती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, क्योंकि हमारे सिलेबस में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ही है, तो इसकी भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बेटा किसी भी चीज़ का अगर प्राइस चेंज होता है तो उस चीज़ की सप्लाई में चेंज आता है। अब कितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आए, कितने परसेंटेज से सप्लाई में चेंज आए, उससे पता लगाया जा सकता है कि कोई प्रोडक्ट कितना ज़्यादा इलास्टिक है। एग्जाम्पल से समझाऊँ, थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा, है ना। मान लो कि आप अपनी शॉप पर चॉकलेट रखते हो, जब उसका प्राइस 10 है तो आपकी शॉप पर 5 चॉकलेट्स आप रखते हो। अब उस सेम चॉकलेट का प्राइस हो गया 15 रुपीज़, तो 50% से बढ़ गया, है ना। मान लेते हैं कि अब आप अपनी शॉप पे 10 चॉकलेट्स रख रहे हो, तो ज़रा परसेंटेज चेंज देखें, तो प्राइस 50% से बढ़ा है। 50% से बढ़ा है, ये मैंने कैसे एस्टिमेट किया, 10 से 15 हुआ है, तो कितने का चेंज है, 5 रुपीज़ का चेंज है। तो जो चेंज होता है उसको न्यूमरेटर में रखो, इन दोनों में 10 से 15 में कितने का चेंज है, 5 का, और डिनोमिनेटर में आएगी बेस वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो 10 में जब 50% इंक्रीज आया, यानी कि 5 रुपीज़ का इंक्रीज आया, तभी तो ये 15 हुआ है ना। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद करना है, इट इज़ बेसिकली चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये ट्रायंगल मतलब चेंज होता है बेटा। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 विल गिव यू परसेंटेज चेंज ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी चीज़ का अगर वो परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो यू यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज कितना है, चेंज है अगेन यहाँ पर भी 5 का चेंज है, बट अब की बार ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, नाउ यू आर गेटिंग 100%। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 100% इंक्रीज। करेक्ट। तो देखो बेटा 5 से 10 की सप्लाई हो गई, तो बेटा ये तो जितना प्राइस था, जो सॉरी जितनी सप्लाई थी उतना ही चेंज आया, तो 100% से ही तो बढ़ी है सप्लाई। तो अब दोनों में से ज़्यादा चेंज किस में है, प्राइस में या सप्लाई में, परसेंटेज वाइज। तो बेटा परसेंटेज वाइज तो देखा जाए तो ज़्यादा चेंज सप्लाई में है 100%। प्राइस 10 से 15 हुआ, तो प्राइस जो है वो 50% से इंक्रीज हो रहा है, और जो सप्लाई है बेटा वो 100% से इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई तो डबल चेंज हुई है। तो इस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो 2 टाइम्स है। इस प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो 2 टाइम्स है बेटा। 5 मल्टीप्लाई करते हो जब 2 से, तभी तो 100 बनता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इस प्रोडक्ट की, जिस मैंने चॉकलेट बोला था शायद, तो इस चॉकलेट की जो इलास्टिसिटी है उसका, उसकी डिग्री 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 2 इज 100, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। और इसी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला जाता है। दिस इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कितनी डिग्री है, डिग्री 2 है सप्लाई के रिस्पॉन्ड करने की ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस में चेंज आया है 50% का, सप्लाई में चेंज आया है 100% का, तो सप्लाई में डबल चेंज आया। ये जो डबल है यही होती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्योंकि मैंने प्राइस के साथ इसको आपको समझाया, तो इसलिए आप इसको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी बोल सकते हो, इसको आप बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हो। और आपकी 11th क्लास के सिलेबस में तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के साथ ही समझाया गया, तो आप ES और EP को इंटरचेंजेबली ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो अब फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए हो। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालना है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिवाइड कर दो उसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो है 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है बेटा 50। बेटा 100/50 कितना हो जाता है 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड इट विथ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर 100 को 50 से डिवाइड करा तो 2 टाइम्स का चेंज आया। तो बेटा इसको एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू अ मिनट और टू टू लुक एट इट प्रॉपरली। फिर बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ, दिस इज नोन एज परसेंटेज मेथड। फिर मैं आपको एक प्रपोर्शनेट मेथड भी लिखवा रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऑल राइट बेटा, आई विल क्लियर द स्क्रीन नाउ। There are two formula for calculating this elasticity of supply. So I will write down the formula for calculating elasticity of supply. First one is percentage method beta. बेटा परसेंटेज मेथड जब हम निकालते हैं तो हमें सेम फॉर्मूला जो पीछे यूज़ करा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड कर दो उसको परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ। तो प्राइस में कितना चेंज आया उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आया वो न्यूमरेटर में, एंड यू कैन फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट होता है बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड। बेटा प्रोपोर्शनेट मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए हैव टू फाइंड आउट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, you divide it with change in price, then you multiply with the original price divided with original supply.
and you can calculate elasticity of supply. I can show it to you. So here we have price, here we have quantity supply. So let's take price to be 10, let's increase it by rupees 5, let's make it 15. Now let's assume that the supply was of 5 units, now it gets 10 units, same schedule as we took before. Now let's apply proportionate method this time and see if the answer comes out to be 2 or not. Change in supply, how much is delta quantity supply? So delta quantity supply बेटा 5 का change है, 5 से 10 में 5 का change है, सप्लाई 5 यूनिट से बड़ी है प्लस 5, और प्राइस कितने से बड़ा है, 5 रुपीज़ से प्राइस भी बड़ा है। तो ठीक है, प्लस साइन को खैर इग्नोर करो, बिकॉज दोनों या तो बढ़ेंगे, दोनों या तो कम होंगे, दोनों माइनस माइनस होंगे, प्लस प्लस होंगे, तो ओवरऑल दे विल बी प्लस ऑल द टाइम, ओवरऑल दे विल बी प्लस ऑल द टाइम, बिकॉज माइनस माइनस भी प्लस होगा, प्लस प्लस भी प्लस रहेगा। नाउ ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज योर ओरिजिनल प्राइस, इट इज 10, what is your original supply, it was 5, so answer is coming out to be 2 once again. So this is how you calculate elasticity of supply using proportionate method. I'm not going into the derivation because I explained the derivation when we did elasticity of demand. Right now we are doing elasticity of supply, so I'm not repeating how we arrived at this formula. I'm only interested in teaching you the basics. If you want to know how this formula has been derived, please watch the lecture of elasticity of demand introduction. In that video I have explained how we can get to this formula. Now I'll clear the screen. If you want you can take screenshot again beta, you can take screenshot if you want to. Now so there are 5 types of elasticities that I'm going to explain one by one. So let me write down the heading. First of all, types of elasticity of supply, types of elasticity of supply. Okay, so I'll explain one by one. Let's take the first one. First one is unitary elastic. First one is unitary elastic. So when we talk about unitary elastic, percentage change in quantity supply is equal to percentage change in price of the commodity. जितना change supply में आएगा percentage wise, उतना ही change उस product के price में भी आएगा percentage wise. I will explain it with a schedule and a diagram. So let's suppose the price increases from 10 rupees to 20 rupees, and now it has increased by 100%, and the supply increases from 25 units to 50 units. So now price has increased by 100%, supply has also been increased by 100%. So this is unitary elastic case. जितने परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हुआ उतने ही परसेंटेज से इस प्रोडक्ट की सप्लाई भी इंक्रीज हुई है. So we will make it on graph. So you know that quantity is always to be put on x-axis, so quantity supply on x-axis in units beta, and price will be on your y-axis in rupees, and I'll make the values for plotting the values. Price maybe 10, 20, 30, 40, 50. All right beta. Now price, when it was 10, the supplier was supplying 25 units. So when the price was 10, the supplier was supplying 25 units. At a price of 20, the supplier is supplying 50 units. So 20 paid is 50. Alright, so when the price was 10, he was supplying 25 units. The price is 20, he is supplying 50 units. So you see now the shape is going like this. Okay, shape is going like this somehow, upward जा रहा है. And this shape is known as rectangular hyperbola. वो आपको चैप्टर कॉस्ट में समझा दिया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है. शेप इसकी आएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू आएगी 1. यू कैन इवन यूज द फॉर्मूला टू गेट वैल्यू 1. So how much is the percentage change in supply? 100. How much is the percentage change in price? 100. So the formula for elasticity of supply is percentage change in quantity supply divide it with percentage change in price. Supply में change है 100% का, price में change है 100% का. 100 by 100 is 1. So you can look at it. You can look at it properly. देख लो बेटा एक बार इसको. I believe unitary elastic is clear to all of you. I'll clear the screen बेटा. पूरी स्क्रीन ही क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ more than unit elastic.
I'll clear the screen and will explain you more than unit elastic. बेटा मोर देन यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा निकल के आती है। तो परसेंटेज change in quantity supply is more than percentage change in price of the commodity. So let me take a schedule for this. Let me take price and quantity supply. तो मान लो प्राइस 10 है, अब हो गया 15, तो इट इंक्रीज बाय 50%। सप्लाई इंक्रीज्ड बाय 100%। तो यहाँ पर चेंज आया है 100% का और यहाँ पर चेंज आया 50% का। जब आप फॉर्मूला लगाओगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जस्ट 50। तो यू कैंसल इट आउट एंड यू गेट द वैल्यू 2, सो इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 निकल के आई है। You may plot it on the graph as well and you will see that the shape will be flat. I'll show. Here we will keep price in rupees. Here we will keep quantity supply in units beta. Now for price I'm gonna pick 10, 20. 30, 40, 50. beta quantity supply में 10, 20, 40, 50 and 60. बेटा जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 25 है। फिर बेटा जब प्राइस 15 हो गया तो सप्लाई हो गई आपकी 50। देखो कितना ज़्यादा फ्लैट चला गया ये, तो देखो इतना ज़्यादा फ्लैट जा रहा है। तो दिस इज सप्लाई कर्व। तो यू सी द शेप इज़ फ्लैटर, द शेप इज़ फ्लैटर, फ्लैट शेप है मोर देन की। और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 से ग्रेटर निकल के आता है। और इसको ना सिंपली कुछ लोग ना सिर्फ इलास्टिक भी करके बोल देते हैं, क्योंकि सप्लाई इलास्टिक है एज कम्पेयर टू प्राइस, सो वी माइट कॉल इट ओनली इट्स इलास्टिक, सप्लाई इज इलास्टिक। तो यू कैन टेक screenshot, or if you are noting it down, I'm giving you about 10-15 seconds to complete it better. All right, now beta I'll explain you less than unit elastic. बेटा लेस देन यूनिट इलास्टिक में आंसर 1 से कम आएगा, प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा, सप्लाई में कम चेंज होगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। प्राइस लेट्स सपोज बेटा 10 से 30 हो गया, ठीक है, तो 200% से प्राइस बढ़ गया, 200% से प्राइस यहाँ पर बेटा इंक्रीज़ हो गया। और बेटा मान लेते हैं जो सप्लाई है वो हो गई 25 यूनिट से 50 यूनिट्स। बेटा सप्लाई में चेंज आया है 100% का, सप्लाई में चेंज आया है। तो बेटा किस में ज़्यादा चेंज है, अब की बार बेटा प्राइस में ज़्यादा चेंज है, करेक्ट। तो फिर जब आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का बेटा इस वाले एग्जांपल में फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इट विल बी 100/200, तो बेटा आंसर आ गया 0.5, तो इट इज़ लेस देन 1। नाउ यू विल सी द शेप विल बी स्टीपर। तो लेट्स मेक द ग्राफ। यहाँ पर बेटा प्राइस इन रुपीस, यहाँ पर बेटा क्वांटिटी सप्लाई इन यूनिट्स। क्वांटिटी सप्लाई बेटा लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। बेटा प्राइस लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। देखो बेटा जब प्राइस 10 था तो सप्लाई हो रही थी 25 यूनिट्स, जब प्राइस 10 था सप्लाई हो रही थी 25 यूनिट्स। बेटा जब प्राइस हो गया 30 तो सप्लाई हो रही है 50 यूनिट्स, जब प्राइस हो गया 30 सप्लाई हो रही है 50 यूनिट्स है। अब देखो थोड़ा ये स्टीप जा रहा है ना, पहले फ्लैटर में तो बिल्कुल ऐसे चला गया था, अब थोड़ा सा खड़ा खड़ा जा रहा है, ये थोड़ा सा स्टीप हो गया, मतलब थोड़ा स्टिल हो रहा है, ये देखो ऐसे स्टीप हो रहा है ना। नाउ दिस विल बी योर सप्लाई कर्व। तो इसमें बेटा जो शेप है वो आ रही है स्टीपर, अब की बार शेप आई है स्टीपर, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू जो है वो 1 से कम आई है।
आंसर आया 0.5, तो 1 से कम आया। ठीक है, तो इस बार आपने देखा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ठीक है, देख लो एक बार इसको बेटा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या कोई नोट डाउन कर रहा है तो कर लो। आई एम गिविंग यू अबाउट 10-15 मोर सेकेंड्स। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया दिस टाइम। इसको बेटा कुछ इकोनॉमिस्ट सिंपली इनइलास्टिक करके भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो सप्लाई ने कम रिस्पॉन्ड करा है एज कम्पेयर टू प्राइस, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनइलास्टिक, मतलब इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहा सप्लाई में एज कम्पेयर टू प्राइस, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनइलास्टिक। ऑल राइट, क्लियर करें? ठीक है बेटा, फोर्थ वन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, beta when we talk about perfectly elastic, so there is some percentage change in quantity supply but there is no percentage change in price at all। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में चेंज आएगा ड्यू टू एनी रीज़न। प्राइस ले लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं। प्राइस 10 रुपीज़ था, अभी भी 10 रुपीज़ है, सप्लाई हो गई 20 से 30। फाइन, लेट्स मेक ग्राफ ऑफ इट। प्राइस, quantity supply in units, ₹10 के प्राइस पर बेटा 20 यूनिट सप्लाई हो रही हैं। ₹10 के प्राइस पे बेटा आपकी बार 30 यूनिट सप्लाई हो रही है। तो बेटा इसमें तो ये एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल आ जाएगा, कभी इतनी सप्लाई, कभी इतनी सप्लाई, कभी इतनी, कभी इतनी। तो इतना सब करने के बजाय हम बस सप्लाई कर इतनी बना के छोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बेटा जो शेप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप इसमें शेप बोल सकते हो। इसमें जो शेप निकल के आ रही है हमारी सप्लाई कर्व की, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लाइन है, करेक्ट। और इसमें जब आप बेटा फॉर्मूला लगाओगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो यू विल सी यहाँ पर बेटा कुछ चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेटा चेंज है अबाउट 50%, और यहाँ पर बेटा कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो बेटा हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वी वोंट बी गेटिंग एनीथिंग, सो वी विल राइट जस्ट इन्फिनिटी, वी डोंट नो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो इट्स इन्फिनिटी। तो इसमें बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर इन्फिनिटी ही निकल के आता है और कुछ नहीं आता, इसमें नॉट डिफाइंड आता है। परफेक्टली कोई कुछ भी हो रही है, सप्लाई अपनी मर्जी से हुई है तो इट कुड गो एनीवेयर, वी कांट डिफाइन एनीथिंग इन दिस। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो जो वो इलास्टिक था वो मोर देन के लिए मैंने बोला था, जब तक परफेक्टली वर्ड नहीं लगेगा तब तक ये मत समझना कि प्राइस में चेंज हुआ है या नहीं। अब यहाँ पर देखो प्राइस में चेंज नहीं हुआ इसलिए परफेक्टली इलास्टिक है। ऑल राइट, आई क्लियर द स्क्रीन। और लास्ट वन करेंगे बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक। फिफ्थ वन इज लास्ट वन, परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक में सप्लाई चेंज ही नहीं होगी, so there will be some percentage change in price but there won't be any percentage change in quantity supply of the commodity as such. So let's take a schedule price and supply. So we will change price to any random number and we won't be changing supply of the same. Fine. So instead of 10 let's make it 20. Let's make it 20. Now let's make supply curve, price and quantity supply in units. Price will always be in rupees. So on x-axis we have quantity supplied 10, 20, 30, 40. On price we have 10, let's take in 5, no, 5, 10, 15, 20, 25. Now beta
10 रुपीज़ के प्राइस पर 20 यूनिट्स की सप्लाई है, 10 रुपीज़ के प्राइस पे 20 यूनिट्स की सप्लाई है, 15 रुपीज़ के प्राइस पे भी 20 यूनिट्स की ही सप्लाई है। तो अब ये ऐसी लाइन आ रही है वर्टिकल विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इसमें जो शेप निकल के आती है वो आती है पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब ऐसे स्टैंडिंग लाइन होती है, ये भी सीधी ही है बट सीधी ऐसे में है, ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी वर्टिकल होती है। तो ये वर्टिकल लाइन है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आप देखो कि सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं, 0% चेंज है और प्राइस में 50% चेंज है। तो मैं इसको 0 इंटू 1/50 करके भी लिख सकता हूँ। तो एनीथिंग इंटू 0 विल बी 0। तो ये प्लीज़ इग्नोर दीज परसेंटेज सिम्बल्स बिकॉज परसेंटेज में ही ये फॉर्मूला होता है ऑलरेडी। तो वी विल गेट 0। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 0 आती है बिकॉज सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है, सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है, इट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा। ऑल राइट, आई बिलीव these types of elasticity of supply is clear to all of you। अब मैं इसकी आपको समरी करवा देता हूँ जल्दी से। समरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक टेबल बना लेते हैं, है ना, एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में आ जाएंगे सीरियल नंबर, फिर बेटा टाइप का नाम, कौन सा टाइप है, फिर बेटा उसकी सप्लाई कर्व की शेप कैसी रहेगी, सप्लाई कर्व की शेप, और उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी। सो आई एम गोना राइट डाउन एवरीथिंग वन बाय वन। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका यूनिटरी इलास्टिक। यही करा था हमने, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में वी सॉ दैट सप्लाई कर्व वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला and the value for elasticity of supply will be 1 in case of unitary elastic. Next was beta more than unit elastic, more than unit elastic, which is also called as elastic only, and in here the shape will be flatter for your supply curve and answer will be greater than 1, 1 से ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा elasticity of supply का। थर्ड वन था बेटा लेस देन यूनिट इलास्टिक, इसको बेटा इन इलास्टिक करके भी बोला जाता है। इसमें बेटा शेप आएगी स्टीपर, इट इज लेस देन 1, आंसर वाज लेस देन 1, रिमेंबर। बेटा फोर्थ आपको करवाया था परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें बेटा जो शेप आई थी वो हॉरिजॉन्टल आई थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। सिर्फ पैरेलल वाली बात लिख देता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें बेटा परफेक्टली इलास्टिक में जो वैल्यू रहेगी वो इनफाइनाइट आएगी। बेटा फिर परफेक्टली इन इलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेटा इसमें 0 आएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक में वैल्यू विल बी 0। अब इनको याद कैसे रखना है मैं वो बताता हूँ। बेटा मोर में एक आर आ रहा है, आर से आप फ्लैटर याद रख लो, लेस देन में दो दो एस आ रहे हैं, इससे आप स्टीपर याद रख लो, और परफेक्टली इन इलास्टिक में इतना बड़ा आई आ रहा है, इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसलिए वर्टिकल लाइन होती है ना। चलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी लिख देता हूँ, इसका रेफरेंस वही है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इन इलास्टिक में आई आप ऐसे याद रख सकते हो वर्टिकल के लिए, है ना। इन इलास्टिक है तो वो वर्टिकल रहेगी, ठीक है। उसकी शेप जो वर्टिकल की होती है वो ऐसे आती है ना, ऐसे, इसलिए, ठीक है। नाउ बेटा इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप्स की समरी का। ऑल राइट,
सो आई बिलीव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सबको क्लियर है, पांचों शेप सबको क्लियर है, सबके टाइप सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार नोट्स में से भी इसको मैं आपको दिखा दूं। फिर बेटा इसके न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो बेटा कितना रिस्पॉन्स कर रही है सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और प्राइस वाली बेटा जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होती है। तो बेटा इसमें परसेंटेज मेथड भी लग जाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड भी लग जाता है, राइट। तो बेटा ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और बेटा ये वाला फॉर्मूले की डेरिवेशन यहाँ भी कर रखी है, मैंने इसको समझाया हुआ है डिमांड वाले लेक्चर में। ऑल राइट, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड using proportionate method which I have already explained to you. Quantity change in supply, change in price, original price upon original supply. You can use this formula for calculating elasticity of supply, and you can also use this percentage method to calculate elasticity of supply. All right, so here we have now numerical. So beta ये हो गया unitary elastic, बेटा ये हो गया more than थोड़ी flat हो गई, less में बेटा ये steep हो गई, और परफेक्टली इन इलास्टिक में बेटा ये स्टैंडिंग है, परफेक्टली इलास्टिक में ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बेटा रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ बेटा।